स्टूडेंट्स, आज दिनांक 7 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें प्यारे बच्चों लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था। इसका नाम है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, अर्थात 1290 से इसकी शुरुआत हुई थी खिलजी वंश की और 1320 ईस्वी तक ये वर्चस्व कायम रहा। इसमें हम लोगों ने जाना किस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अफ़गानिस्तान के खिल्जी नामक स्थान से आया, भारत आया और उसने यहाँ तुर्कों को हराकर, तुर्क राजाओं को हराकर भारत की दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा किया और स्थापना की। उसके बाद जैसा कि उसी की सल्तनत में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक इक़्तादार था, उसका रक्षा मंत्री था, उसने राजा की यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खुद को दिल्ली का सरदार यानी कि जो दिल्ली का मालिक घोषित कर दिया। उसके बाद उसी की कार्यप्रणाली पे हम लोगों ने कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करी, जिसमें हम लोगों ने उसके सैनिक सुधार के बारे में जाना कि किस प्रकार से उसने सैनिकों को वेतन प्रक्रिया रखी और नए किलों का निर्माण करवाया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई, रसद आपूर्ति का इंतजाम भी करवाया। उसकी सेना कितनी बड़ी थी, विशाल सेना थी, 4.25 लाख लोग एक सेना में होना, तो अच्छे से अच्छा युद्ध जीतने की शक्ति उसमें थी और विशाल सेना का संगठन, सैनिकों की जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य विस्तार की, तो उसने राज्य विस्तार में गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, ऐसे बहुत सारे राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ उसने अमीर और सरदारों को जो उसके जो नियंत्रण में थे उनको कभी भी अपने विरुद्ध नहीं होने दिया। आपको बताया गया था कई जो है पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसने ऐसी कोई भी जो है क्रियाकलाप करने से मतलब जो है उसे प्रतिबंध लगा रखा था जिनसे ये सरदार अमीर जो होते हैं जो आपस में मिल सकें, और मिलेंगे तो षड्यंत्र करेंगे, तो जो षड्यंत्र हो ना ही दावतें होंगी ना ही षड्यंत्र होंगे। ऐसा उसने उस सबों को बनाने से मना कर दिया। सख्त इसकी हिदायत थी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध भी उसने जो है किया, जो है उनसे रक्षा के लिए भी उसने क्या जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जो बलबन ने उठाए थे। ये नए जो किले बनवाना, पुराने किलों का निर्माण कर मतलब मरम्मत करवाना, ये सब चीज़ें उसने करी और अच्छे सिपाही रखना ताकि उसमें जो है लड़ाई लड़ने में सक्षम हो, इस प्रकार के काम करना। उसके बाद कृषि नीति। अब हम बात करते हैं आज कि कृषि नीति किस प्रकार से थी। तो कृषि नीति में उसने सबसे पहले बिस्बा नापने, मतलब बिस्बा, भूमि को बिस्बे से नापने की प्रक्रिया शुरू की थी। जो बीसा जो होता है ना, कितनी भूमि है उस हिसाब से उसको नापने की प्रक्रिया शुरू करी और जिससे उसका सही अनुमान लगा सके कितना टैक्स हमें लेना है, उस टैक्स का जो है एक निर्धारित पैसा बने। और जो लगान है वो पैसों में नहीं बल्कि क्या अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा, ताकि नगर को जो है नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। मतलब एक तरीके से उसने जो है प्रणाली नई शुरू करी जिसमें जो है व्यक्ति अनाज के रूप में भी कर को दे सकता था। अब बात है बाजार नियंत्रण की। तो अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था और इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। भाई उनको सैलरी भी तो देनी है, तभी तो वो काम करेंगे, तो जो खजाना है वो खाली हो गया।
अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि अब मनमावे जो है दामों में बेच रहा है चीज़, ऐसा ना हो। तो उसने क्या करा, फिक्स कर दिया, सब चीज़ों का रेट फिक्स कर दिया, भाई इतने रुपए में ये बिकेगी, ये इतने बिकेगी। अब भाई इससे कुछ ज़्यादा की नहीं बिकेगी, अगर बिकती है तो फिर वो जो सैनिक हैं वो राजा को शिकायत करते, भाई ऐसी ऐसी बात है, जैसे इतने में बेच रहा, ये गलत है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी उसकी। उसके बाद बात आती है बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख यानी शहना अधीक्षक कहलाता था। उसको शहना बोलते हैं उर्दू में, और अधीक्षक जो है वो हिंदी शब्द है, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। मतलब एक उनको जो है कौन क्या कर रहा है देखना। दुकानदारों को बाजारों के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। समझे? यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जो है उसको सज़ा दी जाना, कठोर दंड दिया जाना, ऐसा प्रावधान रखा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अभी तक के जो बिंदुओं को हमने देखा कि इसकी जो कार्य प्रणाली थी थोड़ा सा अलग थी, कुछ बिंदुओं में बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा था। तो ये बड़ा जो है अलग थोड़ा सा एक हो सकता है। इसके बाद बच्चों हम अगर हम बात करें कि इन बिंदुओं से मिलते हुए प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने प्रश्न नंबर 1 के का खा गा तक हम लोग निपट चुके हैं। हम लोगों ने सबको देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। उसके बाद अलाउद्दीन ने तो अलाउद्दीन बना था, तो अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। और सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन ने क्या क्या उपाय किए, इसके बारे में मैंने अभी वीडियो में आपको बताया। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है घा और ड़ा, दो प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे, और प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला घा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर कि उसने अब दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बात समझ में आई? कैसे करके, मान लीजिए किसी को अगर कोई सैलरी मिल रही है, मान लीजिए 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अब बाज़ार में जाता है तो कोई चीज़ ऐसी है कि जो 500 में मिल रही है, कोई चीज़ ऐसी है 100 में मिल रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो 10,000 5,000 में मिल रही है। तो वो एक निश्चित मूल्य में तो 5,000 तो मिल रहा है, और उस 5,000 में उसे घर भी चलाना है। और सैनिक जो युद्ध लड़ रहा है, जीत रहा है, सेना जो है लड़ रही है, उसको ही चीज़ महंगी मिले, तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात होगी। उसने क्या करा कि हर एक चीज़ का दाम फिक्स कर दिया कि भाई ये चीज़ इतने रुपए की है, इससे ज़्यादा की नहीं बिकेगी, जिससे व्यापारी को भी घाटा ना हो, और जो है जो खरीदार है उसको भी ज़्यादा मतलब वो नहीं लगे कि ये बहुत महंगी चीज़ है। तो इससे जो है एक निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सके, उनका परिवार चल सके। अब हम बात करते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा रहा है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि उसने क्या करा, दावतें बंद कर दी, जितने उत्साह थे सबको बंद कर दिया, बैन लगा दिया कि भैया नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई, माना मिलोगे और मिलोगे नहीं तो षड्यंत्र नहीं करोगे। तो देखिए इसमें प्रश्न में उत्तर देखिए लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों से मिलने से अमीर तथा सरदारों में निकटता व आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र व विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, विद्रोहों को रोकने के लिए मतलब आपस में मिले ना, अब मिलेंगे तो क्या होगा, तो कुछ तो कुछ नया निकालेंगे, किसी को नया राजा बनाएंगे। वो क्या कहा, मेरे साथ मिल जाओ, मैं राजा बना दो, तुम्हें मिलना बना दूंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, इनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र रखते थे, मतलब जो उनकी जो अ, सूचना प्रणाली तंत्र था अच्छा था।
इन प्रतिबंधों से राज्य और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। बात समझ में आई? मतलब कि जो अमीर लोग थे वो थोड़ा डरते थे इससे कि भाई अगर हमने विद्रोह किया और मालूम पड़ गया अलाउद्दीन खिलजी को तो ये मार देगा। तो इसलिए जो है जैसे चलने दो, जब तो जिंदा है तो चलने दो। तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया थी, प्रणाली थी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, इसको याद भी करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में आप लोग जो है इसको देखते हैं और इसको आप लोग लिखते भी हैं, आप लोग उस पर प्रश्न उत्तर देते भी हैं। तो इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।